हेलो स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं प्रदीप विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि से पहले मैंने आपको स्वर संधि का वीडियो भी भेजा है, शायद आपने पूरा देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारी व्यंजन संधि इस प्रकार है। जब व्यंजन के सामने व्यंजन अथवा स्वर आता है तब व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इस संधि को समझने से पहले व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जो मैंने यहाँ लिख दी है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है। और इस प्रकार मैंने यहाँ पर सारे व्यंजन लिख दिए हैं ताकि व्यंजन संधि को समझने में आपको आसानी रहे। व्यंजन संधि का पहला भेद है शतत्व संधि। स्तो शचु ना शचु, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। आपको इसको समझने के लिए यहाँ जो मैंने लिखा है वो पढ़ना और समझना पड़ेगा। इस सूत्र के अनुसार जब से कार यानी से षडग वाला और तय वर्ग, कोष्टक में लिख दिया मैंने यहाँ पर, से ते थे दे धे न, तय से न जगह जो मैंने लिखे हैं वो अपन तय वर्ग के वर्ण हैं और उसके साथ मैंने से भी लिख दिया है। वर्गों से पहले यानी इन वर्णों से पहले अथवा बाद में शंकर वाला आए और च वर्ग, कोष्टक में मैंने लिख दिया श च छ ज झ ये वर्ण आते हैं, तब सकार और एवं तय वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग हो जाता है। तो आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। वर्गों की संख्या ध्यान में रखें। मैंने यहाँ पर नंबर लगा रखे हैं। प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन है जिनका पहला वर्ण जो है उनके ऊपर नंबर 1 लगा दिया मैंने। दूसरे नंबर के जो वर्ण है उन पर 2 नंबर लगा रखे हैं। इस प्रकार 5 मैंने नंबर यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको उनका स्थान समझ में आ सके, व्यंजनों का स्थान समझ में आ सके। जैसे एक उदाहरण हमारा सतधन चित्त, तो तय जो हलंत है वो च में बदल गया, वो भी हलंत के रूप में। दूसरा उदाहरण है उदधन ज्वल है। सूत्र के अनुसार ऊपर जो बताया गया अनुसार ध्यान रखें, जो दय जो है वो जय में बदल जाएगा, तो शब्द बना उज्ज्वलम आदि। इस प्रकार अनेक उदाहरण आपको अपने पाठ्य पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। मैं एक बार पुनः बता दूं, स षडग वाले को स शंकर में बदले, तय को च में बदलना है, थ को छ में बदलना है। इस प्रकार क्रमशः चलाना है आपको शब्दों का संधि जानने के लिए। फिर हमारी षटत्व संधि, शटुना सट्टुः। इस सूत्र के अनुसार जब सकार एवं तय वर्ग वर्गों से पहले अथवा बाद में सकार एवं तय वर्ग के वर्ण आते हैं तो सकार व तय वर्ग, मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, लिखा है मैंने यहाँ पर, से षडग वाला है। यहाँ पर सकार होगा मतलब से षडग से ही है, से षडग वाले से ऐसे ही है। से तय थे दे धे न, यानी से के साथ मैंने तय वर्ग लिख दिया है। इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः से षडक वाले को षटकोण वाले में बदल दोगे, तय को ट में बदल दोगे, थ को ठ में बदल दोगे, द को ड में बदल दोगे, ध को ढ में बदल दोगे और न को अण में बदल दोगे। जैसे तत् धन टिका है, तो तत् में जो तय हलंत है सूत्र के अनुसार तय जो है वो प्रथम वर्ण है
अपनी पंक्ति का, तो ट है वो अपनी पंक्ति का प्रथम वर्ण है, तो तय का ट बनाना है, तो तत धन टिका, तो शब्द बना तट्टिका। इसी प्रकार रामस्य धन षष्ठ, तो राम षष्ठ शब्द बन गया। इस प्रकार यहाँ 2 उदाहरण मैंने और लिख दिए हैं। इसके अलावा आपके पास अपने किसी भी पुस्तक में आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। अगली संधि हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत जशस्त्व संधि। जशस्त्व संधि सूत्र के अनुसार पद के अंत में प्रत्याहार या प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग जो है, जैसे 1, 2, 3, 4 वर्ण जो भी है अपने पंक्ति का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण जो भी है अपने पंक्ति का, तथा दोनों श यानी श और स और है वर्ण के स्थान पर आपको इस प्रकार बदलना पड़ेगा। ज, ब, ग, ड और द। जैसे वाक धन ईश है, तो क का पंक्ति का तीसरा जो वर्ण है वो ग है, तो शब्द बन जाएगा वागीश है। सट धन दर्शनम, तो षड दर्शनम बन गया। आप कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है, जो वर्ण लिखे हुए हैं, इन्हें मैच करते चले जाइए ताकि आपको ये समझ में आता रहे। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर, जगत धन ईश है, तो शब्द बन गया जगदीश। अगली संधि हमारी चरत्व संधि। सूत्र के अनुसार वर्ग के पहले, दूसरे और तीनों शय के बाद वर्ग के दूसरे, तीसरे और चौथे और तीनों शय के स्थान पर क, च, ट, त हो जाते हैं। जैसे उद शब्द है, उद के धन पन्न है, तो ये बना उत्पन्न। ककुभ धन प्रांत है, ककुप प्रांत है, ये शब्द इस प्रकार बन गए हैं। अगला भेद है अनुस्वार संधि। सूत्र के अनुसार पदांत मेरे पद के अंत में मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है, यानी कि मैं जहाँ हो, पद के अंत में मैं हलंत हो, उसी मैं का अनुस्वार बनाया जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, यह हरिम शब्द में मैं हलंत है, इसी मैं का अनुस्वार बनेगा, तो शब्द बनेगा हरिं वंदे, हरिं वंदे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है त्वम पठसी। त्वम पठसी में मैं हलंत है, इसी हलंत मैं का अनुस्वार बनाया गया है त्वं, त्वम पठसी, वह पर अनुस्वार लगा दिया गया है। इस संधि का अगला भेद है परसवर्ण संधि। यदि पद के अंत में है को छोड़कर शेष सभी व्यंजन आए, उसके बाद में अनुनासिक ये, मैं, इणे, अण, न ये सब आए, तो यर के स्थान पर विकल्प के रूप में अनुनासिक हो जाता है। जैसे ग को ड़ में बदल दोगे, ढ को अण में बदल दोगे और द को न में बदल दोगे। हम यहाँ कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे वाग धन मूलम। ग को अड़ में बदलना है ना, अब देखिए मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिख रखे हैं, तो शब्द बना वाड़ मूलम। अगला उदाहरण है षड मयूखा, तो अड़ जो है अण में बदल गया, तो षण मयूखा बन गया। इस प्रकार तीसरा उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। परसवर्ण संधि का दूसरा रूप है प्रत्यय भाषायाम नित्यम वाह। यदि यर के बाद प्रत्यय का अनुनासिक आए, तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। जैसे द का न बनाना है, आप इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना मेरा, इसे गौर तलब कर लीजिए, इसे आप ध्यान में रखिए ताकि आपको यह संधि समझ में आती जाए। द को न में बदलना है हलंत में, प को मैं में बदलना है। इस प्रकार मैंने यहाँ उदाहरण भी लिखे हैं, चिद धन मयम, तो चिन्हमयम बन गया। द जो है वो न में बदल गया है। अपमयम, तो जो प है वो मैं में बदल गया, हलंत मैं में, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए सारे वर्णों के नीचे
मैंने हलंत चिन्ह लगा रखे हैं। व्यंजनों के नीचे सारे व्यंजन हलंत होते हैं। अगर उनमें स्वर की ध्वनि निकाल दी जाए, स्वर ए निकाल दिया जाए, तो सारे व्यंजन हलंत होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें। इस प्रकार ये शब्द बना। अगला इसका भेद है परसवर्ण संधि का। अनुस्वारस्य अहि परसवर्ण है। यदि अनुस्वार के बाद तीनों से और है को छोड़ दें, सभी व्यंजन आए, तो अनुस्वार को अगले वर्ण का पांचवा वर्ण बना देते हैं। जैसे अंकित जो शब्द है, ठीक है, इसमें धन कित लिखा हुआ है। कै का पांचवा वर्ण कौन सा है? रे, तो अंकित बन गया, तो अण धन कित है। इसी प्रकार मुंह के अनुस्वार, मुंह के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। फिर अगला शब्द है चति, तो मुंह धन चति, तो शब्द बन गया मुंचति। ये जो आया है वो पांचवा वर्ण है। मैं धन चित, इस प्रकार है का वाला उदाहरण देखिए। मुंह धन इनम, सॉरी, मुंह धन डनम, तो शब्द बना मुंडनम, मुण धन डनम। अगला उदाहरण देखिए। न के ऊपर अनुस्वार लगी हुई है, आगे शब्द लिखा हुआ दति, न धन दति, तो नंदति। पर इसमें क्या हुआ? नन धन दति शब्द है, इसकी संधि। इस प्रकार हमारा ये संधि प्रकरण आगे बढ़ रहा है। आप जरा ध्यान से सुनते रहें ताकि आपको समझ में आता रहे। वह पदानस्य है। ये पदांत अनुस्वार के बाद यह होने पर अनुस्वार को परसवर्ण आदेश विकल्प में हो जाता है। जैसे किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो उस अगले शब्द में आया हुआ वर्ण जो है उसकी जगह पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे तुम धन करोसी, वो कै का पांचवा वर्ण कौन सा है? अड़ है, तो शब्द बना तवड़ धन क्रोशी, तवण करोसी हो गया। इसी प्रकार शत्रुम धन जयति, तो जय का पांचवा वर्ण कौन सा है? जय आता है जिस पंक्ति में, उसका पांचवा वर्ण कौन सा है? यह है, तो शत्रुन जयति, तो शत्रु जयति, शत्रुन जयति शब्द बन गया। इस प्रकार अगला उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। अगला है हमारा उदाहरण। इस प्रकार आप पुस्तक के द्वारा भी और अपनी किसी भी पुस्तक के द्वारा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसे छोटे नोट्स के रूप में तैयार किया है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। फिर हमारी संधि अगली तारली। ये तय वर्ग के सामने लकार हो यानी लय आए, तय वर्ग में जितने वर्ण हैं तय थे दे धे न, इनके बाद लय आए तो तय वर्ग के स्थान पर लकार हो जाता है। जैसे द को लय में बदल दें, तय को लय में बदल दे और न को भी लय में बदल दे। कुछ उदाहरण इस प्रकार मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तद धन लय शब्द है, तो द को किस में बदलना है? लय में बदलना है, तो वो भी हलंत में आएगा क्योंकि द जो है वो व्यंजन है और व्यंजन में लास्ट में है ही है, इसलिए हलंत चिन्ह लगा दिया गया। तो लय भी आएगा, वो हलंत के रूप में आएगा। तल्य शब्द बन गया। तल धन लय को जोड़ने से तल्य शब्द बना। इसी प्रकार जगत धन लय जोड़ने से जगल धन लय शब्द बन गया जगल्य। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। विद्वान धन लिखति, विद्वान धन लिखति शब्द बना विद्वान लिखति। इस प्रकार आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें। मैंने प्रश्न नंबर 1 पर प्रारंभ में ही सभी व्यंजन लिख दिए हैं ताकि आप इन्हें बदलते समय आसानी से बदल सकें और इसे समझ सकें। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आप पूरा देखेंगे और व्यंजन संधि को याद करके अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये व्यंजन संधि भी स्वर संधि की तरह है, आपकी कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से वापस सुन सकते हैं। पुनः पुनः देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अगली संधि के बारे में हम
अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा विसर्ग संधि। तब तक के लिए आप इस व्यंजन संधि को याद करके तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।